नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका पार्ट 2 के बारे में। तो न्यायपालिका से जुड़े और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है, इस परंपरा को कब और कितनी बार तोड़ा गया है। तो हमारा जो आंसर रहेगा इसका, आप आंसर दीजिएगा 2 बार तोड़ा गया है। कितनी बार तोड़ा गया है दोस्तों? 2 बार तोड़ा गया है। पहली बार जब तोड़ा गया 1973 में, जिसमें 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ करके चौथे नंबर का जो आदमी है A.N. रे, क्या नाम है? A.N. रे, इसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया। दूसरी बार ऐसा होता है 1975 में। 1975 में HR खन्ना को छोड़ करके जो M.H. बेग हैं, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया। तो मतलब भारतीय इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनता है, इसको वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है, परंतु इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया है। मैं आपको बता दूं, ये समय काल था, इंदिरा गांधी का समय काल था, और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि यह शासनकाल जो था वो तानाशाही था। तो ये भी आप आंसर थोड़ा याद रखिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है, एक न्यायाधीश को आप कैसे हटा सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा, 2 पॉइंट रहे हमारे सामने। एक है कदाचार। कदाचार का मतलब समझ लीजिए कि एक व्यक्ति बुरा आचरण करता है, बुरे तरीके से व्यवहार करता है, तो एक कारण यह हो सकता है कदाचार। दूसरा कारण हो सकता है अयोग्यता। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी पद पर बैठा है जहां उसका कोई योगदान नहीं है, तो भैया उसको बैठे रहने का अधिकार भी तो नहीं है ना। तो यहां पर अयोग्यता जो कारण है, इन 2 कारणों से न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वो किस प्रकार से। आपका बहुत छोटा सा आंसर रहेगा, इतना आंसर रहेगा, पिरामिड के आकार की। क्या आंसर रहेगा? पिरामिड के आकार की। लेकिन इस चीज को आप भूलिएगा मत, पिरामिड आप बनाइए बिल्कुल इस तरह से। और इसमें हम 4 प्रकारों की बात करेंगे: अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, आपका उच्च न्यायालय और आपका सर्वोच्च न्यायालय। जो आपका अधीनस्थ न्यायालय है, इसको इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट आपका। दूसरा आपका है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीसरा आपका है हाई कोर्ट, चौथा आपका है सुप्रीम कोर्ट। सो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों की। जैसे कि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 1। कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? 1। उच्च न्यायालय कितने हैं? आपका आंसर रहेगा 25। कितना आंसर है? 25। आपसे जिला न्यायालय पूछा जाएगा, आप बताइएगा 600 आपका 72। वहीं पर आपसे अधीनस्थ न्यायालय भी पूछा जा सकता है। दोस्तों इसका कोई ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, लेकिन आप 672 ही कहीं ना कहीं अधीनस्थ न्यायालय भी आप कह सकते हैं। अब हम इसके सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि भाई सैलरी कितनी मिलती है इन्हें, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, इसे 2,80,000 सैलरी मिलती है। वहीं उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है 2,50,000 आप कह लीजिए। जिला न्यायालय में 1,00,000 आपका 44,000। इस प्रकार से आप तीनों न्यायालयों की बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई अधीनस्थ न्यायालय क्या है, तो वही सैलरी लगभग जो जिला न्यायालय में है वही आपका अधीनस्थ न्यायालय में सैलरी रहती है, मतलब लगभग। अब यहां पर कुछ आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपके जीके के नजरिए से, जीएस के नजरिए से बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और 11वीं क्लास में भी आपको पता तो होने चाहिए कम से कम, कि भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है। भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा कोलकाता या कलकत्ता, आप याद कर सकते हैं। कलकत्ता आपका उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका जो है सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, क्या लिख दीजिए आप? सबसे पुराना। कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है, ठीक है, पुराना है। स्टैब्लिश पूछ ले अगर आपसे, कब बना था ये आपका, तो 1862। क्या याद रखेंगे आप? 1862 में आपका बना था। और भारत में सबसे नया, अभी वर्तमान में सबसे नया कौन सा हाईकोर्ट बना है, तो आपका तेलंगाना होगा। क्या आंसर होगा? तेलंगाना। तेलंगाना आपका उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय। देखिए सबसे पुराना अगर पूछेगा कोलकाता और सबसे नया, तो आप तेलंगाना उच्च न्यायालय को सबसे नया न्यायालय करके याद कर सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो उच्च न्यायालय आपका तेलंगाना है, वर्तमान में 2019 में ही इसको बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप नया और जो सबसे पुराना है और सबसे नया है, इसको भी याद कर सकते हैं कि कोलकाता जो आपका हाई कोर्ट है भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट आपका है, और जो आपका तेलंगाना हाई कोर्ट है भारत में सबसे नया हाई कोर्ट आपका है। तो यहां पर ये चीज को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एक बार सारे पॉइंट्स को हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला था सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है।
इस परंपरा को कितनी बार और कब तोड़ा गया? हमने कहा 2 बार तोड़ा गया है। कब कब? 1973 में, जिसमें 3 वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़ करके चौथे नंबर के आदमी एएन रे को बना दिया गया। दूसरा 1975 में, जहां HR खन्ना को छोड़ करके MS बेग को बना दिया गया। अगला प्रश्न हमारा था कि न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। हमने कहा 2 पॉइंट है, कदाचार और आपका अयोग्यता। कदाचार का मतलब होता है सही तरीके से व्यवहार ना करना, अयोग्यता मतलब आप उस पद के योग्य ही नहीं है। ठीक है। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है? आपका आंसर रहेगा पिरामिड के आकार की है। आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये 4 आपके प्रकार इसमें होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 होता है, उच्च न्यायालय आपके 25 हैं, जिला न्यायालय आपके 672 हैं और लगभग यही 672 आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं लगभग। इनकी सैलरी क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की सैलरी आपके लगभग जो न्यायाधीश है 2,80,000 है, उच्च न्यायालय की आपकी 2,50,000 है, यहाँ पे जिला न्यायालय की जो सैलरी 1,44,000 है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय की लगभग वही 1,44,000 रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु कि भैया अगर आपके मान लीजिए आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, जो मैं अब मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं, आम नागरिक के जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे 6 मौलिक अधिकार है, आपको पता होगा, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधित अधिकार और लास्ट आपका आता है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो मौलिक अधिकार है, इनका हनन जब होगा तो याद रखिएगा आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सीधा जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपसे अगर कोई 2 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको कि दीवानी और फौजदारी में अंतर क्या होता है। अब आप कहेंगे दीवानी फौजदारी से हमारा क्या मतलब है? दोस्तों, दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के आपके केस होते हैं। दीवानी का मतलब होता है जमीन जायदाद या पैसों से संबंधित केस, जो कि सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में जाता है, और फौजदारी भी लगभग यहीं जाता है अधीनस्थ न्यायालय में। फौजदारी का मतलब होता है लूट, अपहरण, हत्या इत्यादि जो भी आपके आपराधिक मामले होते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय में दोनों केस जाते हैं। जिला न्यायालय में इससे बड़े गंभीर मामले जाते हैं। उच्च न्यायालय में आपके मौलिक अधिकार और जो इन न्यायालयों ने जो फैसले दिए हैं, अगर इससे सहमत नहीं है आप तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, और जो निचली अदालतें हैं, यदि आप इनसे खुश नहीं हैं, आप इनके फैसलों से खुश नहीं है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से भारत में न्यायिक व्यवस्था जो है आपकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न आपके हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इसी प्रकार से मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।